नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, ये आपकी क्लास जेल प्रेरी की महत्वपूर्ण क्लास है। जेल प्रेरी 2025 का जो एग्जाम आपका वो आपके अप्रैल के अंदर होने वाला है। दिन बहुत ही कम बचे हैं, आपके पास मात्र 24 से 25 दिन का समय बचा है। दोस्तों तैयार हो जाइए, सीट की पेटियां बांध लीजिए। हम इस क्लास में सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें आप रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे, आप साइंस के प्रश्न देखेंगे, आप जीके के प्रश्न भी देखेंगे। यानी एक प्रकार से पूरा मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरएसएसबी द्वारा प्रमाणित एक एक क्वेश्चन है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है और एक सिंगल क्वेश्चन मिस किए बिना पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, और लगभग अपने 28 से 30 मिनट की ये क्लास रहेगी, जिसमें बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो आप। ठीक है, और पूरा ये मॉडल पेपर है आपका, सारे विषय हम पढ़ेंगे। और पहली बार यदि चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइव क्लास जो है वो शाम को 8 बजे से संचालित होगी। जल्द ही 2-4 दिन के अंदर अंदर जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। शाम को 8 बजे आपकी क्लास होने वाली है, तो तैयार रहिएगा। और टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको पूरी ये पीडीएफ जो है मैं आपको वहां पर भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का पहला ही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अन्य से भिन्न पद को पहचानिए। आपको 3 पद दिए गए हैं, 4 पद दिए गए हैं, 4 में से अन्य से भिन्न पद को पहचानना है। कोहरा लिखा गया है। कोहरा कैसा होता है? धुएं के जैसा होता है सर, धुआं बोल सकते हो। बादल, धुंध, तो धुंध, बादल और कोहरा ये सारे एक ही चीज हैं, लेकिन इन सब में वर्षा अलग है दोस्तों। ठीक है, तो आपको भिन्न पहचानना था। तो ये रीजनिंग का आसान सा प्रश्न और ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है, तो वर्षा आपका राइट हो जाएगा यहां पर। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न कहता है कि बेमेल को पहचानिए। बेमेल को पहचानना है आपको, इसमें किसको पहचानना है? बेमेल को। 17, 19, 21 और 23 लिखा गया है। तो दोस्तों 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है। एक और स्वयं का भाग जिनमें जाता है, इसके अलावा किसी और का नहीं जाए, वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होती है। 19 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 21 एक ऐसी संख्या है जो आपकी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो आपको बेमेल पहचानना था, तो ये अलग हो गई। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। आपका विकल्प नंबर सी यानी 21 आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है कि 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? अरे जो 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी थे, उन्होंने कौन से दुर्ग पर अधिकार किया था? आमेर पर किया था, कुंभलगढ़ पर किया था, रणथंभौर पर किया था या मेहरानगढ़ पर किया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में कब्जा कर लिया था मेहरानगढ़ दुर्ग पर। कौन से पर? मेहरानगढ़ दुर्ग पर। और मेहरानगढ़ आपका कहां पड़ता है? ये आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा। ये एक ऐसा दुर्ग है जिसको यूनेस्को के धरोहर द्वारा उसमें हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अलग से। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? भारत जीके से आ गया। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में है, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में है? तो दोस्तों बताना चाहूंगा, भारत और चीन की जो आपकी सीमा है, बीच की जो सीमा है, वहां पर ये दर्रा आपका है। और ये हिमालय का पहाड़ी दर्रा है एक प्रकार से। कौन से का? अपना जो हिमालय है उसका एक पहाड़ी दर्रा है ये। कौन सा? ये जो नाथुला दर्रा लिखा है। और ये आपके केंद्र शासित प्रदेश में, यानी भारत के किस राज्य के केंद्र शासित? तो ये पड़ता है आपके सिक्किम के अंदर। तो विकल्प नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। सी से सिक्किम को लॉक कर दो। अगला आपका प्रश्न कहता है कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया? जो आपका हुरडा सम्मेलन है उसका आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1732 ईस्वी, 1733 ईस्वी, 34 ईस्वी या फिर 1735 ईस्वी? तो दोस्तों 17 जुलाई को, एग्जैक्ट डेट इसकी 17 जुलाई 1734 ईस्वी को ये जो आपका हुरडा सम्मेलन है ये आपके आयोजित किया गया था। तो विकल्प नंबर आपका सी में लिखा गया 1734 आपका राइट हो जाएगा। और स्थापित किसने किया था ये? संस्थापक कौन थे इसके? सवाई जय सिंह का नाम आता है। सवाई जय सिंह कहां के शासक थे? सवाई जय सिंह थे आपके जयपुर के शासक। कहां के थे? जयपुर के शासक थे। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में ये आपके 17 जुलाई 1734 को इस वर्ष में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो गया। अगला आपका प्रश्न कहता है, एक एक प्रश्न व्याख्या सहित करेंगे, अपना स्कोर जरूर बताना। लास्ट में अपना स्कोर बताना है आप सबको कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, देखो रीजनिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है 2, 7, 17, 32, 52, 77, यानी पहले 2 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 17 लिखा है, फिर 32 लिखा है, फिर आपके 52 लिखा है, फिर 77 लिखा है। तो देखो यहां से यहां तक जाने में आपको कितना रास्ता तय करना पड़ा? तो आपने +5 ऐड किया,
और उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक गए, आपने 10 ऐड किया है सीधा। देखो 5 से सीधा 10 ऐड कर दिया, इसका मतलब यहां पे कितना ऐड होगा? फिर देखो 5 किया फिर 10 किया, आपको पहचानना पड़ेगा। देखो कोई भी सीरीज या श्रेणी आती है, या तो देखो कई जगह तो क्या होता है 2 से गुणा करके 1 जोड़ा जाता है, कई जगह सीधा 2 से गुणा किया जाता है, कई जगह विषम संख्याएं जोड़ी जाती है, कई जगह सम संख्याएं जोड़ी जाती है। तो आपको पहचान तो करनी पड़ेगी। यहां इसने 5 जोड़ा और 7 आ गया, 7 में फिर 10 जोड़ा, ये कितना आ गया? 17 आ गया। अब इसने 15 जोड़ा है, 15 जोड़ते ही 32 बनेगा, देख लो जोड़ के देख लो। उसके बाद में ये कितना जोड़ेगा? 20 जोड़ेगा। उसके बाद में ये कितना जोड़ेगा? 25 जोड़ेगा। उसके बाद में ये 30 जोड़ेगा। और जैसे ही 77 में 30 ऐड करोगे तो आपके पास 107 बन रहा है। तो 107 आपका विकल्प नंबर ए में लिखा गया है, तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जो आपके स्वतंत्र भारत है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी एन शेषन थे, सुकुमार सेन थे, केवी के सुंदरम थे, या एस पी सेन थे? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके सुकुमार सेन। किसका नाम आता है? सुकुमार सेन का नाम आता है। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। ठीक है, सुकुमार सेन थे भाई। और एक चीज और बताना चाहूंगा, 2 जनवरी, लगभग 2 जनवरी 1898 से लेकर 13 मई 1963 तक ऐसा माना जाता है कि था इनका रहा था। ठीक है, और वर्तमान में बात करें, आपको पूछ ले वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपके राजीव, राजीव है, हाँ, राजीव कुमार वर्तमान में आपके क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस प्रतिहार शासक ने मंडोर को राजधानी बदलकर मेड़ता स्थानांतरित कर ली थी? नागभट्ट प्रथम थे, वत्सराज थे, या फिर भोजराज थे, या फिर देवराज थे? तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम का नाम आता है। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। और ये किसके पुत्र थे? ये गुर्जर प्रतिहार के शासक हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहार के एक शासक थे। और इनको देखो उपाधियां भी मिली है। उपाधियां कौन कौन सी मिलती है? जैसे कुंभा को है भाई दान गुरु, चाप गुरु, हाल गुरु कहा जाता है, वैसे इनकी भी उपाधियां हैं। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि इन्हीं को दी गई है। और कन्नौज पे विजय के बाद, देखो कन्नौज पर विजय की थी, इन्होंने विजय प्राप्त की थी। विजय के बाद इनको एक उपाधि और मिली थी, वो उपाधि थी परमेश्वर की। परमेश्वर की उपाधि भी इनको मिली हुई है, कन्नौज की विजय के बाद में मिली थी। ठीक है, और महाराजा धीराज भी इनको एक मिली थी। और गुर्जर प्रतिहार जो है ना, इसके ये शासक थे नागभट्ट प्रथम, वत्सराज की पुत्री थे। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? सॉरी, अगला प्रश्न कहता है राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? अरे राजस्थान में जो पत्रकारिता है उसका भीष्म पितामह किसको माना जाता है? जयनारायण व्यास को, पंडित जाबरमल शर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय, या फिर आपके कपूरचंद कुलिस? तो दोस्तों पंडित जाबरमल शर्मा जो थे वो आपके भीष्म पितामह क्या 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 कहलाते हैं? पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, देखो एक एक क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है भाई, अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना आपको। रम्मत लोकनाट्य शैली का प्रारंभ किस क्षेत्र से माना जाता है? जोधपुर से, बीकानेर से, जैसलमेर से, या सिरोही से? तो दोस्तों जो आपका रम्मत लोकनाट्य शैली का प्रारंभ है, आपको तो प्रारंभ पूछा है। वैसे तो देखो जैसलमेर बीकानेर दोनों का प्रसिद्ध है ये रम्मत जो है, वो जैसलमेर का भी प्रसिद्ध है और बीकानेर का भी है, लेकिन प्रारंभ इसका जैसलमेर से माना जाता है। किससे माना जाता है? जैसलमेर से। तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला आपका प्रश्न कहता है कि राहुल को पता चला, देखो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उस रीजनिंग का प्रश्न है। राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है। देखो कल भी एक ऐसा प्रश्न बताया था मैंने, बाईं ओर से चौथा है। देखो दाहिनी ओर से, राइट साइड से, मैं राइट साइड लिख देता हूं, लेफ्ट साइड लिख देता हूं। इससे तो चौथा स्थान है, इससे 12वां स्थान है। तो आपको लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाए कि 18 लड़के हो जाए? तो पहले कुल लड़के निकालो आप, कुल लड़के कि लाइन में कुल लड़के कितने? तो कुल लड़के लिखाने का सीधा सा फॉर्मूला बताया हुआ है, राइट वाला लिखो और प्लस लिखो लेफ्ट वाला और माइनस 1 कर दो। तो 12 और 4 कितना होता है? 16। 16 में से 1 गया, 15 बच गया। अब आपको कितने लड़कों की आवश्यकता है कि 28 लड़के हो जाएं? तो 28 में से 15 को घटा लो, 28 में से 15 को घटाओगे तो 13 बचा आपके पास। तो 13 यहां पर कहीं लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा आपको 13, चौथा ऑप्शन है आपके पास, चौथे ऑप्शन में लिखा है 13। तो 13 लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखना हमेशा कि जब भी एक पंक्ति में संख्या पूछे तो आप इधर वाला और इधर वाला दोनों जोड़ लेना। जैसे इसमें था 12 और इस साइड था 4, तो इन दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देना, तो आपको पंक्ति में लड़कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। पंक्ति में कुल जो लड़के हैं उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। और आपको पूछा था कि 28 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जितने आपके पास आए उसमें से घटाया आपने तो 13 बचा आपके पास, 13 लड़के और होंगे तो 28 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फिर इंपॉर्टेंट है। 4 लड़के ए बी सी डी एक सीढ़ी पर हैं। अब देखो मैं सीढ़ी बना देता हूं, ध्यान से समझना, बहुत आसान प्रश्न है ये।
ये इस प्रकार से सीढ़ी बना देता हूं, देखो समझना ध्यान से, ऐसे सीढ़ी बना के आप कर सकते हैं इस प्रश्न को। ए बी की उपेक्षा ऊंचाई पर है, पहले ए को यहां बना देते हैं, ए यहां बना देते हैं, ठीक है, ए यहां बना दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बी की उपेक्षा ऊंचाई पर है, ए ऊंचा है बी से, और बी ए तथा सी के बीच में है, बी जो है वो यहां पर है और सी के बीच में है, सी के बीच में, यदि डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, अब डी है वो तो ए से भी ऊंचा है, तो डी तो यहां आएगा, फिर डी तो यहां आएगा और सी कहां आएगा, यहां आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से सीढ़ियों पर मैंने डी को बिठा दिया, ए को बिठा दिया, बी को बिठा दिया, सी को बिठा दिया। अब आपको पूछा गया कि नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है, तो नीचे से ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये आपका तीसरा स्थान, कौन आया तीसरे स्थान पर, ए आ गया, तो ए आपका सी विकल्प में लिखा गया, तो ए आपका राइट हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दो। और ऐसे ही आपको सीडीओ के प्रश्नों को हल करना है, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको, एकदम बिल्कुल गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, अगला आपका प्रश्न कहता है कि भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली कौन सी है। अरे भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादा बोलते हैं, रांगड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी या फिर बागड़ी बोली जाती है। तो दोस्तों यहां पर मेवाड़ी बोली जो है ना वो आपके बहुत ज्यादा बोली जाती है, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है जालोर के चौहान वंश, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, कान्नड़ देव था, कीर्तिपाल था, रतन सिंह था या फिर हमीर देव था, कौन था भाई, है ना। तो दोस्तों जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था आपके कीर्तिपाल, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो गया। और एक चीज का ध्यान रखना, ये आपके बिल्कुल संस्थापक तो ये था, और स्थापना कब की थी, स्थापना इसने कब की थी, ये की थी 1182 ईस्वी में। देखो आपको ये डेट पूछी जा सकती है, आराम से ध्यान रखना, पूरा एकदम दिमाग में बिठा लेना, स्थापना हुई थी 1182 ईस्वी में। और जालोर का आपको मान लीजिए नाम पूछ ले, जालोर का वो पुराना नाम, पुराना नाम क्या था जालोर का, जालोर का पुराना नाम था जाबालीपुर, क्या नाम था, जाबालीपुर कहते थे इसको, ठीक है। और इसमें किला भी है, किला कौन सा है, स्वर्णगिरी, आपको पूछ ले स्वर्णगिरी किला कहां है, तो ये जालोर के अंदर ही पड़ता है आपका, याद रखना सारी चीजों को जो जो बताया है मैंने आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, मोतीलाल तेजावत थे, गोविंदगिरी थे, राजगिरी थे या बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो दोस्तों भगत पंथ के प्रतिपादक थे गोविंदगिरी, विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड किस नदी पर बना है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड, जो आपके कौन सी नदी पर बना है, आपको पूछा गया, महानदी पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है, कावेरी पे बना है या नर्मदा पे बना है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड आपसे पूछा गया, और ये आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये आपका महानदी पर बना है दोस्तों, विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपसे कहता है राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है या फिर करौली है। तो दोस्तों राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका पड़ता है झुंझुनू, तो विकल्प नंबर ए को इसमें ताला लगा दीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ बिल्कुल न्यूनतम लिंगानुपात वाला 0 से 6 में झुंझुनू आता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका फिर से किसका आ गया, बिल्कुल आपके वो आ गया, हाँ किसका, बिल्कुल रीजनिंग का, चिन्ह के गलत क्रम के कारण समीकरण गलत हो गया। ये समीकरण लिखा है एक, यहाँ पे एक समीकरण देख पा रहे हो आप, बॉक्स में बंद किया है मैंने, है ना। ये चिन्ह के गलत लिखने के कारण ये समीकरण गलत है, सही क्रम वाले चिन्हों का चयन कीजिए, कौन सा चिन्ह सही आना चाहिए। अब देखो 16 फिर स्टार लिखा है इसने, गुणा का मतलब है ये 4 फिर भाग 3 लिखा है और बराबर ये 7 बता रहा है। तो दोस्तों 16 16 चौक 64 होता है, 64 में 3 का भाग 7 बार कब जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। तो बताओ मैं ऐसा क्या लिखूं यहाँ चिन्हों की जगह, ठीक है, कौन से चिन्ह लगाऊं जिससे मेरे पास 7 आ जाए। तो दोस्तों इसमें भाग लगाओ आप, किसका, 16 में 4 का भाग लगाओ और फिर आप इसमें ऐड करो 3, तो चलो कर देते हैं। 16 में 4 का भाग लगाया कितना आया, 4, 4 के साथ फिर ऐड करो, बोर्डमास नियम लगेगा यहाँ पर, बोर्डमास नियम के अनुसार पहले भाग होगा फिर उसके बाद में जोड़ बाकी होते हैं, ठीक है ना, गुणा होता है, गुणा तो है ही नहीं, तो पहले भाग कर दो, 16 4 का 16 में भाग दिया 4 बार गया और फिर प्लस का निशान है और फिर आपके 3 जोड़ना है, तो 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो चिन्ह कौन से यूज हुए, एक तो भाग यूज हुआ है, एक आपके प्लस यूज हुआ है। तो भाग और प्लस कहां लिखा है, देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये रहा भाग और प्लस, देखो पहले भाग और बाद में प्लस लिखा गया है, तो ये आपके सी में लिखा गया है, तो सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, जिससे आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी दोस्तों। अगला आपका प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि यदि प्लस का अर्थ है भाग और क्रॉस का अर्थ है बाकी और भाग का अर्थ क्या है, गुणा, और गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस और माइनस का अर्थ प्लस है, तो बताओ ये आपके पास लिखा गया 8 प्लस 6, बाद में गुणा लिखा गया है, फिर 4 लिखा गया है, फिर भाग लिखा गया है, फिर 3 लिखा गया है, फिर -4 लिखा गया है, इसका मान क्या आएगा बताओ,
ये मान पूछा आपसे। चलो चेंज करते हैं, पहले 8 लिख दिया। अब प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ देखो इसने बता रखा है, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे लिख दिया हमने भाग, ये भाग लगा दिया, ठीक है। 6 लिख दिया। बाद में गुणा का अर्थ देखो, गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ स्टार की जगह क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे, ये 4 लिख दिया। उसके बाद में ये क्या कह रहा है? भाग का अर्थ गुणा है, भाग की जगह गुणा लिख दो। और -4 है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे आप 3 लिखने के बाद में देखो गुणा, भाग वाली जगह गुणा कर दिया, गुणा की जगह 3, और फिर यहाँ पे क्या करना है? माइनस की जगह प्लस करना है और प्लस 4 करना है। अब हल करो, तो सबसे पहले भाग होता है, तो भाग देखो 8/6, 8/6 कर लो इसको, 8/6 कर लो, सही रहेगा। और फिर माइनस 4 तिरी कितना होता है? 12, और प्लस में आगे क्या लिखा है? 4 लिखा है। अब देखो इसको हल करो, अब तो एक साथ हल कर सकते हो, 8/6 और 12 में से देखो ये माइनस का 12 है, प्लस का 4 है, तो घटेगा, 12 में से 8 गया, माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसको ऐसे हल कर लेना, लघुत्तम लेके 6 आया, तो ये हो जाएगा आपका 8 का 8 और 8 छके 48, माइनस का 48/6 हो जाएगा। 48 में से 8 घटाओ, तो ये आया आपके पास माइनस का 40/6, और इसको 2 के पहाड़े से काटो तो माइनस का 20 बटे कितना आएगा? 3 आएगा। माइनस के 20/3 कहाँ लिखा है? माइनस के 20/3 बी में लिखा है सर, तो बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे हल कर लेना भाई, ठीक है। आराम से मैंने आपको बताया, आशा और उम्मीद है आराम से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? एक गडरिया है जो भेड़ चराता है, 17 भेड़े थी उसके पास। एक गडरिये के पास कितनी भेड़े हैं? 17 भेड़े थी। 9 को छोड़कर सभी मर जाती है, अब कितने भेड़े शेष रही? अब देखो 9 को छोड़कर सभी मर जाती है, भाई 17 भेड़े थी, 17 में से 9 को छोड़ दो, कितनी बची पीछे? 8 मर गई, 8 मर जाती है। मरने के बाद जो जीवित भेड़े हैं वो कितनी बची? तो 9 ही बची ना दोस्त, 9 को छोड़कर मर जाती है, बाकी 9 को छोड़कर मर रही है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, 9 को छोड़कर, तो पीछे कितनी बची? 9 ही तो बच गई भेड़े, बस इतना सही प्रश्न था, तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 9 भेड़े उसके पास शेष बचेगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? भाग सेकंड में, भाग थर्ड में, भाग फिफ्थ में, या भाग फोर्थ में मिलता है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया भाग 4 के अंदर, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा देना, भाग 4 में आपके मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है संविधान के आर्टिकल संख्या 164 फर्स्ट लिखा गया है, ठीक है, के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, या फिर नियुक्त होता है? दोस्तों क्या होता है बताओ? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो 164 फर्स्ट के अनुसार क्या होता है? बिल्कुल ये नियुक्ति दी जाती है, इसको क्या दी जाती है? नियुक्ति दी जाती है, तो नियुक्त होता है। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है भीम डूंगरी गणेश डूंगरी, क्या लिखा है? भीम डूंगरी गणेश डूंगरी आदि राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता से है, बैराट सभ्यता से, आड़ सभ्यता से, या कालीबंगा सभ्यता से है? बताओ किससे? भीम डूंगरी गणेश डूंगरी आदि राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित आपको पूछा गया? तो दोस्तों ये है आपकी बैराट सभ्यता से संबंधित। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न आपका ऐसा कि निम्नलिखित में से पाट्टा संस्कृति का संबंध किससे है? अरे जो पाट्टा संस्कृति है ना, अरे पाट्टा संस्कृति आपके बीकानेर की, बिल्कुल बीकानेर जैसलमेर की है ये, ठीक है ना। तो इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध रम्मत से ही है, ठीक है ना। देखो विवाह परिधान नहीं हो सकता, विवाह परिधान तो विवाह कपड़ों के लिए है, हाँ विवाह उत्सव में आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रम्मत जो होता है ना, रम्मत, रम्मत कहां का प्रसिद्ध है? रम्मत बीकानेर जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है सर जी, ठीक है। तो यहां से ये आपके पाटा संस्कृति का संबंध भी रम्मत से ही है, तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा लो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है राजस्थान के उन जिलों के युग्म की पहचान करो। अरे उन जिलों की युग्म की पहचान करो जहां क्रमशः ऊंटों की ज्यादा और कम संख्या वाले जिले हैं। तो दोस्तों ज्यादा तो आपके कहां है? ज्यादा तो ऊंट कहां पर है आपके? देखो ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, ठीक है, और ज्यादा ऊंट इसमें कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में आपके ऊंटों की संख्या ज्यादा है। और प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ उसमें ऊंटों की संख्या कम है। तो इसमें देखो जैसलमेर लिखा है, इसमें तो ज्यादा हो जाएगी, प्रतापगढ़ में आपकी कम हो जाएगी और जैसलमेर में ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाला विकल्प जो आपके बी लिखा गया ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया, मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? तो दोस्तों हाँ बोजेनस का अंग, या कार्टी का अंग, या क्रोपोरा स्टीफोर्मिस होता है, या फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। तो दोस्तों मानव कर्ण यानी मानव के कान के लिए बात चल रही है, मानव का जो कान होता है उसकी संरचना होती है कार्टी अंग के जैसी, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि दस्त के लिए उत्तरदायी कोलाई जीवाणु होते हैं। दस्त के लिए उत्तरदायी हाँ ई कोलाई जीवाणु होते हैं। नॉन इनसे भी होते हैं, ग्राम धनात्मक होते हैं, ग्राम ऋणात्मक होते हैं, ग्राम उदासीन होते हैं। तो दस्त के लिए उत्तरदायी जो होते हैं वो होते हैं आपके ग्राम ऋणात्मक, ग्राम में नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला आपका प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले युग्म का चयन कीजिए। न्यूनतम कहां रही? सबसे न्यूनतम न्यूनतम रही थी आपके, बताओ, गंगानगर दौसा जयपुर, जयपुर जोधपुर पाली, गंगानगर झुंझुनू पाली या फिर बूंदी जालोर पाली हो जाएगा। तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका यहां पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, गंगानगर और एक आपके झुंझुनू हो जाएगा और एक आपके पाली हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 178, संविधान के आर्टिकल संख्या 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है या फिर नियुक्त होता है। तो दोस्तों संविधान के आर्टिकल संख्या 178 के अनुसार विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है चयनित दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला आपका प्रश्न कहता है भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 22,716 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। तो दोस्तों भारतीय स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है आपके 15,200 किलोमीटर। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, बिल्कुल सही बात है। इसकी तुलना अपलांचियन पर्वत अमेरिका से की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, ये भी सही है। और लगभग 9% भाग पर फैली पर्वतमाला, बिल्कुल राज्य के राजस्थान के लगभग 9% भाग पर फैली है। और उत्तर पूर्वी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर में, बिल्कुल 1597 मीटर शायद इसकी ऊंचाई ये है ना, और ये बिल्कुल रघुनाथगढ़ शिखर में पड़ती है। तो बिल्कुल सारे ही विकल्प आपके सही हैं, तो आपके लास्ट वाला सही हो जाएगा, 1 2 3 व 4, ये सारे के सारे आपके डी वाला राइट हो जाएगा, डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की, बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति या फिर अशोक मेहता समिति की? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, ये आपसे पूछा गया। ये जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो विकल्प नंबर ए को उड़ा दो, बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से या शैवाल से? तो दोस्तों एक्टिनोमाइसिन जो होता है वो आपका कवक से प्राप्त किया जाता है, विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और दर्पण के पीछे भी बनता है और बिंब के साइज के बराबर होता है, जितनी आपने वस्तु ली है उतना ही आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ये प्रकाश वाले पार्ट से आया और प्रकाश वाले पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और एक अम्ल क्षारक तथा लवण वाले से भी आएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई? 1972, 77, 81, 92। तो ये पशु परिचर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1977 को क्या की गई थी? आरसीडीएफ की स्थापना की गई थी। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाले जिले के युग्म की पहचान कीजिए। न्यूनतम साक्षरता वाले कौन से जिले हैं, ये आपसे, इसकी आपको पहचान करनी है। तो दोस्तों वो आपके कोटा और जालोर हैं, विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है कि इसमें आपके राजस्थान की किस नदी का उद्गम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप स्टार लगा लेना, ठीक है, स्टार लगा लेना। राजस्थान की किस नदी का उद्गम शेर गांव की पहाड़ियों से होता है? सूकड़ी, बनास, खारी या फिर बांडी नदी? तो दोस्तों जो खारी नदी है ना, हाँ, खारी नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके कहां से होता है? शेर गांव की पहाड़ियों से होता है, विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अरे जो निमाड़ी बोली है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोलते हैं? तो दोस्तों दक्षिण साइड में, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है आपका, दक्षिणी पूर्वी साइड में, यानी दक्षिणी पूर्वी ये वाली जगह आती है। देखो ऐसे आप बनाते हो एक बार कच्चे चित्र को, तो इस साइड में जो ये जो भाग आता है इस साइड में आपकी क्या बोली जाती है? निमाड़ी बोली बोली जाती है। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका विज्ञान का प्रश्न आया, नींबू का पीएच मान होता है। अरे नींबू का पीएच मान कितना होता है बताओ? 2.8 होता है, 2.4 होता है, 3.14 या 7.2? 7.2 और 7.4 तो लगभग आपके रक्त का होता है। ये तो किसका होता है? रक्त का होता है। यहां पर और भी चीजें आती है, बहुत सारी आती है, ये तो बहुत कम हो गया, तो लगभग लगभग आपके 2.4 होता है भाई नींबू का। नींबू का कितना होता है? 2.4 होता है। और टमाटर का उनका लगभग 2.7, 2.6, 2.8 इसके करीब चला जाता है। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और पीएच स्केल का निर्माता कौन है? सोरेनसन।
पीएच स्केल के बारे में किसने बताया था? सोरेनसन नामक एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया था दोस्तों, ठीक है। और इससे हम अम्लीय तथा क्षारीय कोई पदार्थ होता है तो उसकी जांच कर सकते हैं। भाई ये पीएच स्केल बताता कि कौन अम्लीय कौन क्षारकीय है। इस प्रकार से एक स्केल बनी हुई होती है जो 0 से लेकर 14 तक होती है और बीच में उदासीन प्रकृति की चीजें आती है 7। जैसे भाई जल है, शुद्ध जल है, उसका पीएच मान 7 होता है। और सबसे बहुत ज्यादा क्षारीय जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ज्यादा प्रबल क्षारक है, तो ये इसका पीएच 14 होता है। जबकि HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HNO3 की बात करें, हैं, H2SO4 की बात करें, तो इनका पीएच मान लगभग 0.10 है ना, 0.2 इतना होता है। ये बहुत ज्यादा अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो ये पीएच स्केल है, इसके बारे में, इससे भी आपके प्रश्न बनेगा यहाँ से, और यहाँ से पक्का एक प्रश्न पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है टिहरी बांध किन नदियों पर बना है? टिहरी जो बांध है वो कौन सी नदियों पर बना है? भागीरथी, भीलगंगा, पिंडार नदी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा व धूली गंगा। तो दोस्तों भागीरथी और भीलगंगा जो है वो आपकी टिहरी बांध इन्हीं पर बना हुआ है। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर जाकर मिलती है वह कौन सी नदी है? अरे दाईं ओर जाकर मिलती है, दाईं ओर जाने वाली नदी जो दाईं ओर जाके मिल जाती है तो वो है दोस्तों आपके जोजड़ी। काफी बार बताया हुआ है आपको प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोजड़ी नदी आपके दाईं ओर जाकर मिलती है दोस्तों, ठीक है ना। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो आपके दाईं ओर जाकर मिलती है, सिर्फ जोजड़ी है वो जो दाईं ओर जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? अब देखो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जब दर्पण के बारे में पढ़ते हो इस प्रकार से है, तो ये यहाँ पे फोकस होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये पूरा दर्पण होता है, ठीक है, ये पूरा दर्पण होता है। थोड़ा फोकस पास में ले लो, त्रिज्या से ज्यादा कम होता है, फोकस दूरी कम होती है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वो आपके फोकस दूरी की क्या होती है? डबल होती है दोस्तों। क्या होती है? डबल होती है। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रकाश वाले पार्ट से ये प्रश्न आया और विज्ञान में प्रकाश वाले पार्ट से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, पक्का, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये छपेगा पक्का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थान में तारकीन के उर्स का आयोजन कहां किया जाता है? नागौर, पाली, कोटा तथा जालोर। कहां किया जाता है? तारकीन का जो मेला कहां लगता है? तो ये आपका लगता है मेला बढ़ता है यहाँ पर नागौर के अंदर। उर्स बोले तो मेला यहाँ पे नागौर में बढ़ता है। विकल्प नंबर ए को यहाँ पे ताला लगा दीजिए। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अब साड़ियों के लिए तो वैसे जोधपुर अपने प्रसिद्ध है, लेकिन मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपका? तो मसूरिया साड़ी आपके कोटा के अंदर प्रसिद्ध है। कोटा के लिए कोटा जाना जाता है इसके लिए, ठीक है ना। कोटा में ये साड़ियां आपके बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, मसूरिया साड़ी। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? मीरा पुरस्कार बताओ किससे संबंधित है? साहित्य से है, गायन से है, चित्रण से, या फिर हस्तशिल्प से है? तो दोस्तों जो मीरा पुरस्कार है आपका वो दिया जाता है साहित्य के अंदर। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से राजस्थान के मरु त्रिकोण पर्यटन केंद्र कौन से हैं? मरु त्रिकोण पर्यटन केंद्र आपसे पूछा है, तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। पहले आता है जैसलमेर, फिर आता है आपका बीका यानी बीकानेर, फिर आता है आपका जोधपुर। तो जेस बीका जोध, ठीक है। तो ये तीन आते हैं, तो विकल्प नंबर डी में आपका जवाब लिखा गया दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, केटी शाह का है, के एम मुंशी का है, या फिर जवाहरलाल नेहरू का है? तो दोस्तों ये आपके केटी शाह का, किसका है? केटी शाह का है। क्या कहा इन्होंने? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार की दिया जाता है, ये कथन आपकी केटी शाह ने कहा था, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किस का अवशेष माना जाता है? उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको किसका अवशेष माना जाता है? टेथीस सागर का, गोंडवाना लैंड का, उपरोक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये आपके टेथीस सागर का है। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, ए बताने वाले कैंडिडेट सारे राइट हो जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। लगभग 28 मिनट की क्लास हो चुकी है आपकी, ठीक है। चलो 2-4 प्रश्न आपको और करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारी। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील पूछी है। अब देखो जल्दी जल्दी में ना सारे जय संबंध करके आओगे, मुझे पता है। आपको पूछा है मीठे पानी की प्राकृतिक झील, जो आपकी प्राकृतिक है, बनाई किसी आदमी ने नहीं बनवाई है, सीधी प्रकृति से बनी हुई है पहले से। नक्की झील है, तलवाड़ा झील है, पुष्कर है, या जय संबंध है? तो पुष्कर सही करना है दोस्तों, पुष्कर झील है वो। कौन सी झील है? पुष्कर झील है। और सबसे पवित्र झील पूछ लिया आपको, पवित्र झील कौन सी है? हैं? तो ये भी पुष्कर झील है, हैं? बिल्कुल, है ना, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूर्व में किस और नाम से जाना जाता था? गंग नहर, राजस्थान नहर, मरु नहर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पहले और किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसको राजस्थान नहर कहते थे। क्या कहते थे? राजस्थान नहर। विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा और उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए, ठीक है ना? हाँ, ये जरूर बताना कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। इंपॉर्टेंट ये क्लास थी, ठीक है। और 2 गुना स्पीड में मैं तो कहता हूं 2-3 बार पढ़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।